आयुर्वेद का और प्रेगनेंसी का दोनों का एक दूसरे से किस तरह से नाता है। नई पीढ़ी को कंसीव की प्लानिंग के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब आपने जहां आयुर्वेद का इसमें जिक्र किया है तो आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है 7वें दिन से लेकर के 2 हफ्ते तक का जो पीरियड होता है वो पीरियड गर्भाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। इस चीज़ को मॉडर्न साइंस भी प्रूव करती है। एक कंसीव होने के बाद में एक महिला अपनी लाइफ को किस तरीके से गुजारे 9 महीने तक कि गर्भाधान के लिए एक स्वस्थ गर्भवती महिला को किस तरीके से गर्भाधान करें, एक संस्कार युक्त संतान कैसे पैदा हो, इसके ऊपर भी आयुर्वेद में काफ़ी वर्क चल रहा है कि जिससे आप मनचा ही संतान को पैदा कर पाएँ। इसके ऊपर भी आयुर्वेद का भी बहुत फोकस है और भारतीय संस्कृति भी उस पर ध्यान दे रही है कि आप एक स्वस्थ संतति पैदा करें। बच्चा और बच्चे दोनों सर्विस में होते हैं। ये अच्छी बात होती है कि अगर वो दोनों एक ही सेक्टर में एक ही शहर में रहते हैं, पर अभी एक बच्चा बाहर रहता है, बच्ची और कहीं रहती है। ऐसी कंडीशन में उनको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम जिन आयुर्वेद डॉक्टर से बात करेंगे उनकी 3 पीढ़ियों ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी है। उनकी विद्या और सामर्थ्य ने आयुर्वेद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनके व्यक्तित्व में अद्भुत समृद्धि और दयालु दृष्टि देखने को मिलती है। उनके आयुर्वेदिक ज्ञान का प्रकाश रोग निवारण कार्यों में चमकता है जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को हटा देती है। और ये हम नहीं कहते हैं, ये कहती है उनके अस्पताल के बाहर लगी हुई कतारें। और जब मरीज दिखा के जाता है उसके बाद जो मरीजों के चेहरे पे जो संतुष्टि भाव होता है वो। तो आइए आज हम मिलते हैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा से। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद पे पूरी तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्री या पोस्ट प्रेगनेंसी का कहीं ना कहीं जब बात चलती है तो आयुर्वेद पूरी तरह से उसमें जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जितने आयुर्वेद के हब्स होते हैं वो सारे प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में यूज किए जाते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आयुर्वेद कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, क्या बच्चों के इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनकी हमेशा ये रहती है क्वेरी कि हमें कोई प्रॉपर जवाब मिले। तो आज नुस्खा आपके लिए प्रॉपर जवाब लेके आए हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं जो 4 पीढ़ी से आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। एंड उन्हीं से नहीं, उनका ननिहाल भी, उनका ससुराल भी, ये कह सकते हैं कि बचपन से लेके यहाँ तक की जो इन्होंने जर्नी की है वो प्रॉपर एक आयुर्वेद से की है। तो इनका परिचय हम ये चाहेंगे कि थोड़ा बहुत ये खुद दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मिलिए डॉक्टर शिव कुमार शर्मा से। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा अभी वर्तमान में एज ए PMO डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इंचार्ज हूँ। और जहाँ मेरे हॉस्पिटल का परिचय है, मेरा एक बेडेड हॉस्पिटल है जिला स्तर का, और मेरे यहाँ पंचकर्मा यूनिट चलती है, इंडोर हॉस्पिटल चलता है। और जैसा मैम ने मेरे परिचय के बारे में बताया तो इनका कहना बिल्कुल सही है। मैं तीसरी पीढ़ी का आदमी हूँ। मेरे दादा राजवैद हुआ करते थे, मेरे पिताजी इसी प्रोफेशन में थे, मेरे मामा इसी प्रोफेशन में थे। तो इनका जो कहना है कि बचपन से लेके ननिहाल में और आगे, और इनफैक्ट ससुराल भी ऐसा मिला कि मेरे ससुराल पक्ष में भी जो प्रोफेसर बनवारी लाल जी मिश्रा जो थे वो मेरे चचा ससुर हुआ करते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आयुर्वेद का वर्क करने के लिए सबसे बड़ा जो फील्ड मिला कि मैं लगभग 93 से डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ही काम कर रहा हूँ और अभी प्रोग्रेस करते करते मैं एज ए PMO की पोस्ट पे वह काम कर रहा हूँ। इस मेरी सर्विस यात्रा के दौरान मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले। और सच्ची बात तो ये है कि मुझे अपने प्रोफेशन से काम करने में बड़ा मज़ा आता है और मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं और मैं सबको आज के तरीके से संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ कि आप अगर मुझसे कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, मैंने कोई प्रिकॉशन आपको बताया है, कोई जानकारी दी है, तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे या और किसी भी क्वेश्चन के थ्रू से आप उसको सर्च करिए। और अगर कहीं आपको डाउट लगता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा या मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मुझसे क्वेरी कीजिए। तो अधिकांश से लगभग मेरे सभी पेशेंट मुझसे संतुष्ट रहते हैं। और आप, मैं प्रयास करूँगा कि अभी आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका साइंटिफिकली जवाब दे पाऊँ। और कोशिश ये करूँगा कि आज के परिवेश में जो नई पीढ़ी है वो किस तरीके से मेरे प्रश्न को आंसर लेती है और कहाँ तक समझती है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करूँ। तो डॉक्टर साहब, हमारा पहला जो सवाल है और काफ़ी हमारे पास इसकी क्वेरी भी होती है कि आयुर्वेद का और प्रेगनेंसी का दोनों का एक दूसरे से किस तरह से नाता है, और गर्भ धारण करने से लेके या उससे पहले से लेके कहीं ना कहीं आयुर्वेद प्रेगनेंसी से, पोस्ट प्रेगनेंसी से, सूती का परिचय से इनसे जुड़ा हुआ रहता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी गर्भ धारण करने वाली बच्चियां हैं या जो इस बारे में जानना चाहती हैं उनको आप थोड़ा बता पाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आज की जो नई जनरेशन है, जो नई माँ बनना चाह रही है शादी के बाद में, तो आप हमारी प्राचीन संस्कृति की ओर चले जाइए। हमारे यहाँ 16 संस्कार लिखे हैं, इसमें गर्भाधान संस्कार भी लिखा हुआ है।
गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है कि स्वस्थ बेबी को हम किस तरीके से कंसीव करें। ये गर्भाधान संस्कार की एक प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में भी लिखी है। उसी के तहत आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन मिलता है कि गर्भाधान से पहले हमारे शरीर की किस तरीके की स्थिति होनी चाहिए। तो जैसे आप आजकल एक नई प्रॉब्लम आ गई पीसीओडी, पीसीएस। अगर इसको सीधी भाषा में समझेंगे तो ऋतुस्राव या मासिक धर्म का समय पे होना, नहीं होना, अधिक होना, इसके बहुत सारे कारण अभी हमारे प्रैक्टिस में लगभग 15 एक साल में ये चीज़ देखने में आ रही है कि न्यू जनरेशन में आधुनिक खान पान की वजह से या किसी दूसरे कारणों की वजह से नई पीढ़ी को कंसीव की प्लानिंग के दौरान बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब आपने जहां आयुर्वेद का इसमें जिक्र किया है तो आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और वारी, ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, वारी, ये 4 चीज़ें हमारे गर्भ को धारण करने के लिए मेन फैक्टर है। इसका आशय ये होता है कि जैसे एक किसान एक क्रॉप तैयार करता है, क्रॉप तैयार करने के लिए वो हमारे यहाँ देखते हैं कि खरीफ की फसल है या रबी की फसल है, तो उसके लिए अपनी लैंड को तैयार करता है, जमीन को। तो ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और वारी, ऋतु यानी कौन सा मौसम है। हमारा तात्पर्य यहाँ गर्भाधान से मतलब ऋतु का मतलब हो गया आपके मासिक धर्म से हमारा मतलब है, जिसको हम हमारी शास्त्रीय भाषा में या हिंदू संस्कृति में ऋतुचर्या या मासिक धर्म के दौरान जो आपकी स्थिति होती है उससे लेते हैं कि आपका जो पीरियड टाइम है यानी मासिक धर्म है वो समयानुकूल है या नहीं है। अगर मॉडर्न साइंस से इसकी तुलना करें तो एक स्वस्थ महिला को 27 दिन से 29 दिन के दौरान गर्भ मासिक चक्र के अनुसार उसका आर्तव चक्र या मासिक धर्म होना चाहिए, जिसमें 3 दिन से लेकर 5 दिन का एक स्वस्थ जो आर्तव स्राव होना चाहिए। उसके बाद में आने वाले 2 दिनों को छोड़कर बीच के जो 2 सप्ताह हैं यानी 14 दिन, हमने आपसे बताया कि 27 से 28 दिन का इसका पीरियड होता है। 7वें दिन से लेकर के 2 हफ्ते तक का जो पीरियड होता है वो पीरियड गर्भाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। इस चीज़ को मॉडर्न साइंस भी प्रूव करती है। ये तो हो गया इसका। अब पहला ऋतु, क्षेत्र, क्षेत्र यानी आपके गर्भाशय की क्या स्थिति है, ये इसका क्षेत्र जहाँ पे आपका गर्भाधान होगा वो तो क्षेत्र है। गर्भाशय यानी जो गर्भ का आशय है, यानी गर्भ जाकर के जहाँ निर्माण होगा वो गर्भाशय है, जी जी, वो उसका लैंड है, उसकी ज़मीन है। तो वो उसकी स्थिति क्या है, क्या वो स्वस्थ है क्या नहीं है। इसके लिए आज आधुनिक प्रयोग के रूप में हम जैसे पहले सोनोग्राफी करवा लेते हैं कि भाई उसमें किसी तरह की सिस्ट वगैरह नहीं है, कोई फाइब्राइड तो नहीं है, वो प्रॉपर है कि नहीं, उसकी डेंसिटी बराबर है कि नहीं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो एंट्रोवर्टी तो नहीं है, ये हमको पहले देख लेना पड़ता है। फिर उसके पोषण के लिए जैसे आप सुनते हैं कि भाई उसकी फॉलिकल ट्यूब्स बंद थी या एक ट्यूब बंद है, बीज वाहिनी जिसको बोलेंगे हम, तो उसकी स्थिति को देख लेना चाहिए। ओवरीज की कंडीशन को देखना चाहिए कि एक स्वस्थ उसमें से ओवम निकलता है कि नहीं निकलता है। अब ये चौथी जो चीज़ आती है ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और वारी, बीज की जो बात है कि आपको जो गर्भ धारण करने के लिए जो बीज मिलेगा, बीज से हमारा आशय है स्पर्म से है, जो मेल से आता है, उसका स्पर्म किस क्वालिटी का है। आधुनिक दिनचर्या या जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, खाने पीने का जो तरीका है, इसमें मोस्टली ये देखने में आता है कि स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बहुत कमज़ोर है। जब हम स्पर्म की जांच करवाते हैं, सीमन एनालिसिस करवाते हैं, तो जहाँ पे उसकी मोर्टेलिटी है फर्टिलाइजेशन के लिए उसकी बहुत पुअर रेट होती है। ऐसी कंडीशन में इन सब चीज़ों को एक जांच करने के बाद में हमको ये देखना चाहिए कि एक स्वस्थ उसका पति है, उसका एक बीज उसको मिले, स्पर्म उसको इतना अच्छा मिले कि वो इजीली कंसीव हो पाए, उसको मिसकैरेज होने के या किसी तरह से और किसी की भी कॉम्प्लिकेशन गर्भाशय या गर्भधान के दौरान आए, ऐसी स्थिति उसकी नहीं बने। तो इसके लिए आयुर्वेद में सबसे पहले एक महिला को स्वस्थ रूप से मासिक चक्र किस तरीके से आए उसके ऊपर अपना पूरा फोकस करना पड़ेगा, अगर उसने ये प्लान किया है कि मुझे अब कंसीव करना है। बिल्कुल। हमारी जो परंपरा है हिंदू संस्कृति की, उसमें विवाह संस्कार एक सामाजिक रीति है जो समाज के रूप से मेल फीमेल को साथ रह कर के उनके शारीरिक संबंधों के साथ में संतति को बढ़ाने की परमिशन देती है। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ तो आशीर्वाद में भी देते हैं लोग बाकी भी संतानवती भव या सतपुत्री भव, इस तरीके के आशीर्वाद मिलते हैं। तो उसकी जब आप प्लान करते हैं तो उससे पहले आपका जो शरीर है वो अच्छा हो। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ बहुत अधिक मायने रखती है, क्योंकि बेबी प्लान करने अभी जैसे आप देखिए मेल फीमेल, बच्चा और बच्ची दोनों सर्विस में होते हैं। बिल्कुल। ये अच्छी बात होती है कि अगर वो दोनों एक ही सेक्टर में एक ही शहर में रहते हैं, पर अभी एक बच्चा बाहर रहता है, बच्ची और कहीं रहती है। ऐसी कंडीशन में उनको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है।
और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये वहीं पे अधिक लागू होती है कि उनके अपने आने का जो टाइम है छुट्टी लेकर के, तो उस छुट्टी लेकर के आने का टाइम ये रहेगा कि आफ्टर 5 डेज अगर ब्लीडिंग हो चुकी है, मासिक स्राव हो चुका है, तो उसके बाद मेल उससे समागम करने के लिए 2 वीक्स का टाइम लेके आए। इसमें तो अभी हमारी पिछली जो कुछ दिनों से इस तरीके की चल रही है हमारी चर्चाएं भी, कि गर्भाधान के लिए एक स्वस्थ गर्भवती महिला को किस तरीके से गर्भाधान करें, एक संस्कार युक्त संतान कैसे पैदा हो, इसके ऊपर भी आयुर्वेद में काफ़ी वर्क चल रहा है कि जिससे आप मनचाही संतान को पैदा कर पाएँ। इसके ऊपर भी आयुर्वेद का भी बहुत फोकस है और भारतीय संस्कृति भी उस पर ध्यान दे रही है कि आप एक स्वस्थ संतति पैदा करें, मेल फीमेल जो भी करें। तो उसके लिए ये प्लानिंग करते हैं। बच्चा हैदराबाद रहता है, बच्ची जयपुर रहती है, कर्नाटक रहती है, बेंगलोर रहती है, वो कब मिलें, लड़का वहाँ जाए या लड़की यहाँ आए, उनके पास टाइम नहीं है जॉब के लिए, तो वो इसको एक 14 दिन का अपना पीरियड, अपनी छुट्टियाँ एडजस्ट करके आते हैं। तो उसके लिए ये आप हम जो चर्चा कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है कि वो अपनी प्लानिंग कैसे करें। तो जैसे अगर हमने स्पर्म का पहले से एनालिसिस करवा लिया, स्पर्म एनालिसिस के बाद में अगर उसके स्पर्म ठीक मिलते हैं, और जो मैंने ऋतु क्षेत्र अम्बुवारी की बात करी है, वहाँ पे अगर एक महिला अपने आप को स्वस्थ फील करती है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ जाती है ऑन पेपर, मैं तो कहता हूँ कि इसमें हमको आज की मॉडर्न साइंस को भी प्रयोग में करना चाहिए कि उससे आप अगर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो आप एक प्लान करें स्वस्थ बेबी का। और वो जो मैंने आपको पीरियड बताया है 14 दिन का, जिसको हम हमारी भाषा में सेफ और अनसेफ पीरियड के नाम से ही बोलते हैं, उन 14 दिनों के मध्य में अगर समागम करते हैं तो 99% ये संभावना होती है कि उसमें कंसीव हो जाता है। पर उसके पहले आपको, चूंकि आपने आयुर्वेद से इसको जोड़ा है, तो अगर भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में चलते हैं हम, तो इसमें गर्भाधान जो संस्कार लिखा है ये गर्भ को धारण करने से पहले के संस्कार हैं। और अगर और भी कहीं जाएं तो उसमें तो हमारे यहाँ देखा गया है कि हम एक पवित्र भाव से स्नान करके ईश्वर की आराधना करने के बाद में एक स्वस्थ संतति के लिए समागम करने की प्रक्रिया हमारे यहाँ लिखी हुई है। ये तो गर्भाधान तक का ही जो आपका क्वेश्चन था वो पूरा हुआ, क्योंकि गर्भाधान का और आयुर्वेद का क्या संबंध है। बिल्कुल। अब कोई आपकी और कोई क्वेरी हो तो बताएं। तो जो भी डॉक्टर साहब ने आपने जो बातें बताई, वहाँ कहीं ना कहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत हम नुस्खा से हमने शुरुआत की है, तो कहीं ना आयुर्वेद का हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, तो बिल्कुल परफेक्ट। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी जो जिनकी क्वेरी है और जो जानना चाह रहे हैं उन तक परफेक्ट आंसर मिल गया होगा, क्योंकि मैं भी जो आप कह रहे हैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कंसीव कर लिया, पर कंसीव के दौरान पूरी 9 महीने की जो जर्नी होती है उसे हम आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह से हम अपने आप को मोड़ें कि हम ये चाहते हैं कि एक बहुत योग्य संतान को जन्म दें एंड स्वस्थ संतान को जन्म दें। तो हमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं हमारे, तो तीनों में हमें किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि जब शुरू में बच्चियां कंसीव करती है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करता है, नोजिया होना, जी मितलाना, वोमिट होना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हमें नींद नहीं आ रही। और ये कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि हार्मोन्स अनबैलेंस की वजह से होता है, क्योंकि अगर कोई नया आपके अंदर शरीर में कोई बच्चा आके पल रहा है तो बहुत सारे हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं। तो आपका आयुर्वेद किस तरह से हमारे को हेल्प करेगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इसमें आयुर्वेद में विशद लिखा हुआ है। हमारे यहाँ भी इसको 3 पार्ट में डिजाइन किया हुआ है संहिताओं के अंदर, कि गर्भाधान संस्कार, दान होने के बाद में गर्भिणी परिचर्या, यानी एक कंसीव होने के बाद में एक महिला अपनी लाइफ को किस तरीके से गुजारे 9 महीने तक, तो वो हो गई उसकी गर्भिणी परिचर्या, यानी गर्भवती महिला अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरीके से रखे सुबह से लेकर शाम तक। और उसमें भी हमारे यहाँ मासानुमासिक लिखा है कि गर्भधारण के बाद में पहले महीने में वो किस तरीके से रहे, दूसरे महीने किस तरीके से रहे, तीसरे महीने, 7वें, 8वें और 9वें महीने तक उस तरीके उसका किस तरीके का आहार विहार होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो समस्याएं मुख्य रूप से आती हैं गर्भधारण करने के तुरंत पश्चात, जैसे ने जब ये पता लगता है कि उसको कंसीव हो गया है, तो जैसे कॉमन होता है। और आप देखिए कि ये तो पहले फिल्मों में भी दिखाया जाता था कि अगर किसी को वोमिटिंग हो रही है शादी होने के बाद, तो ये पता लग जाता था हाँ कि भाई इसको प्रेगनेंसी है। ये पुराना जो हम लोग पिक्चर देखा करते थे, बिल्कुल। उस समय ये देखते थे, फिल्मों में देखे कि ये हो गया। तो जब हम इस प्रोफेशन में नहीं थे, कुछ भी नहीं था, जब भी हम समझ जाते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसका भी जो कारण आपने बताया कि एक नई बॉडी में कोई चीज़ आ गई तो वो फॉरेन बॉडी कहलाती है। शरीर कभी भी किसी दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसको निकालने का प्रयास करता है। तो इसके एक सामान्य रूप से महिला को जो है मितली आती है और उसको वमन होने का
उल्टी होने का मतलब एक तरीके से जी करता है। तो किसी किसी को तो ये जो सिम्टम अपने आप ही सबसाइड हो जाता है, उसमें उसको कुछ करना नहीं होता है। अगर मान लो घर में बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं या वो खुद समझदार है तो समझ सकती है कि ये इसका एक सिंपल नोजिया का एक सिम्टम है, तो अपने आप को सेटअप करती है। और एज सून एज जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उसको अपने चिकित्सक से मिल करके और परामर्श करना चाहिए। उसके बाद में जो मासानुमासिक जो गर्भनी की प्रक्रिया है जिसमें आपने नुस्खे की बात करी है, नुस्खा कुछ भी नहीं है। हमारे खान पान का जो एक रेसिपी है, आप उसको एक मॉडर्न तरीके से अगर देखें तो हमारे खाने पीने का जो तौर तरीका है उसमें हम किन आर्टिकल्स को यूज़ करें, दैट इज़ नुस्खा। और नुस्खा नाम इसलिए पड़ गया कि वो कुछ कारगर होते थे इसलिए उनको नुस्खा कह दिया गया है, तो ये उससे एक फेमस नाम हो गया। तो पहले महीने में चूँकि कंसीव हुआ ही है तो ये प्रयास रहना चाहिए कि भाई हमको किसी तरीके से हमारे खाने पीने से, हमारे चलने से, हमारे बैठने से, उठने से हमारे गर्भ के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़े। सबसे पहले खाने में अपने डाइट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करें, न्यूट्रिटिव डाइट लें। जो मान लो हम पोहा, पास्ता और इस तरीके की जो चीज़ें लेते हैं, खाइए, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, परंतु खाने से पहले हम ये सोचें कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। क्या हम जो खा रहे हैं वो अब सिर्फ हमारे लिए नहीं खा रहे हैं, हमको बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। बच्चे का भी पोषण करना है। उसके लिए हमको न्यूट्रिटिव फूड लेना चाहिए। और एक एक वास्तव में अगर आपने कहा कि एक स्वस्थ बच्चे को पैदा करना है, एक जीनियस बच्चे को पैदा करना है, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है धी धृति और स्मृति, यानी बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो। उस बच्चे के लिए जो हमारे यहाँ चीज़ें लिखी कि ब्राह्मी शतावरी, शंखपुष्पी, बादाम, अखरोट, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका खाने में, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर में शुमार करना चाहिए। और ये खाना पीना भी हमारा बहुत सामान्य होना चाहिए। यानी सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि आपको जो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन की स्थिति इसी दौरान नहीं रहनी चाहिए। शुरू के पहले 2 से 3 महीने तक हमारा लाइट खाना रहता है। फिर जैसे ही आप एनालिसिस, चूँकि अगर हम आयुर्वेद से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या आप नुस्खा से भी ले रहे हैं, तो भी सलाह हम ये देंगे कि एक बार अपना सीबीसी रिपोर्ट कराएँ। अगर आपको कहीं उसमें एनीमिक है तो उसको देखें। अगर मान लो हमारा एचबी ठीक है तो हमें ये चाहिए कि अब हमारा एचबी जो हीमोग्लोबिन का लेवल है डे बाय डे कम होगा, क्योंकि फिटस जैसे जैसे ग्रो करता है उसको ब्लड की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो आज की अगर मान लो एज सून एज हमने पहले महीने में जांच करवाई कि हमारा हीमोग्लोबिन 12 आ रहा है, तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि अप टू 9th मंथ तक हमारा हीमोग्लोबिन 10 से नीचे नहीं जाए। क्योंकि अगर 10 से नीचे चला जाएगा तो एनीमिया की स्थिति में हम तो इस चीज़ के पक्षधर हैं कि एक नॉर्मल डिलीवरी आपकी होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि आप एक ऑपरेशन के दौरान डिलीवरी लें। तो उसके लिए हीमोग्लोबिन को मेंटेन करना ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे को रेस्पिरेशन प्रॉपर मिले और माँ को एनीमिया की कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद में हम हमारी खाने में जिस भी कल्चर में हम लोग रहते हैं, जैसे नुस्खा के जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो साउथ में भी जाते हैं, वेस्ट में भी जाते हैं, राजस्थान में भी जाते हैं या बाहर भी जाते हैं। बिल्कुल। सब जगह का खाना वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू हमको देखनी है, फ्रूट्स हमको देखने हैं, सीजनल फ्रूट्स देखने हैं। ऐसे कोई फ्रूट उपयोग में नहीं करें जो हमको एसिडिटी बनाते हैं। खाना हम उतना ही खाएं जितना पचा पाएँ और हाइजीनिक खाना लें। जैसे आज की भाषा में कह सकते हैं आयरन युक्त, फोलिक युक्त, उसमें कैल्शियम होना चाहिए, उसमें मैग्नीशियम भी होना चाहिए, उसमें कार्बोज भी होने चाहिए। तो कहने का मतलब जो रिच खाना है, रिच डाइट का मतलब सारी तरह की चीज़ें, अगर आयुर्वेद से उसको जोड़ेंगे तो आयुर्वेद में षड्रस लिखे हुए हैं। किसी भी खाने में 6 तरह के पदार्थ मिलते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये हमारे खाने की मेन कंटेंट है। मीठा, खट्टा, नमकीन, लवण, कड़वा, कसेला। आयुर्वेद कहता है नित्यम सर्वरसाभ्यास श्रेष्ठ। प्रतिदिन सभी तरह के रसों से युक्त भोजन करना श्रेष्ठ होता है। तो ऐसा नहीं कि आम के सीजन में हम आम ही आम खाए जा रहे हैं, दूसरी चीज़ नहीं खाएं। तो हमको दूसरी चीज़ों को भी खाना पड़ेगा। अगर ईश्वर ने कड़वा करेला बनाया है तो उसको भी खाना है, ग्वारफली को भी खाना है, तो मिर्च भी खानी है, तो मीठा भी खाना है। अब होता क्या है कि इन ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अगर मीठे का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं या दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चूँकि एक माँ एक बच्चे का निर्माण कर रही है। आयुर्वेद से जोड़ेंगे तो सर्वद्रव्यम पांचभौतिकम, हमारा शरीर जो बना हुआ है ये 5 भौतिक शरीर और चेतन तत्व आत्मा है। हम इस चीज़ को मानते हैं। तो 5 भौतिक जो शरीर आपका बन रहा है, 5 भौतिक से मतलब
आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इन पांचों से मिलकर के जो हमारा शरीर बना है, इसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा है। जो चीज़ आप खा रहे हो उसमें भी 5 भौतिक तत्व मिले हुए हैं, उससे आपकी बॉडी का निर्माण होगा, बच्चे का निर्माण होगा। तो वो स्वस्थ आप रखें, वो न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी रखें बच्चे की। जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे आपका आहार भी बदलना चाहिए। और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि माँ एक बच्चे को पैदा करती है तो 2 हृदय कहलाती है हमारे आयुर्वेद की भाषा में। उसके शरीर में 2 दिल धड़कते हैं, उस समय 2 हृदय होती है। 2 हृदय वाली। और जब 7वां महीना आता है और 8वें महीने के बीच में खास तौर से माँ को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें पर तत्व होता है जो ओजस है वो कभी गर्भाशय में रहता है माँ के, और कभी बच्चे के शरीर में, हृदय में आता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सवाल पे आ गए, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों ने हमसे ओजस को लेके क्वेश्चन आंसर किया है। देखिए, इसके बारे में आयुर्वेद बिल्कुल क्लियर कट है, और आयुर्वेद की जो 9 माह की परिचर्या लिखी उसमें 7वें और 8वें महीने में आकर के खास तौर से बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। और खास तौर से 8वें महीने में वो जो तत्व जिसके लिए आप कह रहे हो, ओजस, वो ओजस कभी गर्भाशय में माँ के उसमें रहता है और कभी बच्चे के उसमें रहता है। ऐसी कंडीशन में ये देखने में आता है कि 7 माह पे अगर कोई डिलीवरी हो जाती है किसी वजह से, तो आज की डेट में भी 7 माह के बच्चे को जिंदा रखा जा सकता है। बिल्कुल। परंतु ये हिस्ट्री है कि 8वें महीने में जो डिलीवरी होती है, जबकि 7वें महीने में तो और कमजोर होगा बच्चा, 8वें महीने में अच्छा पुष्ट होगा। 8 माह के बच्चे को जिंदा रखना आज भी काफी मुश्किल है, क्योंकि उस समय जो ओज है वो अगर माँ के शरीर में रह गया प्रसव के दौरान, तो उस बच्चे की डेथ निश्चित रूप से हो ही जाती है। और अगर 8वें महीने में मान लो वो ओज बच्चे के उसमें है, तो बच्चा जिंदा रह जाता है। ऐसा हमारे बुक्स में लिखा हुआ है। बिल्कुल, नहीं, बुक्स में भी लिखा है, कई जगह हमने सुना भी है कि 8वां महीना था, बच्चा तो है लेकिन मदर चली गई। कई जगह ऐसे भी सुना है कि माँ है पर बच्चा चला गया। तो ये कहीं ना कहीं फिर भी चूंकि आज का विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है कि अगर ऐसी कंडीशन जहां हमको लगता है कि मिसकैरेज होने की संभावना है, तो पहले से ही महिला को प्रोटेक्शन के तौर पे हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है, और उसके पूरी केयर करके महिला को पूरी तरह से बचाने का प्रयास किया जाता है, और इसमें काफ़ी सफलता भी सबको मिली है। परंतु जहाँ तक मॉडर्न साइंस का सवाल है और आयुर्वेद का सवाल है, जो ईश्वर प्रदत्त जो हमारे शरीर की प्रणाली है उसको कोई विज्ञान नहीं बदल सकता। शल्य क्रियाएं पहले आयुर्वेद में भी लिखी हुई हैं और वर्तमान में हो भी रही हैं, परंतु शरीर का स्ट्रक्चर वही है। एक मासिक धर्म जो आना है उसको 27-28 दिन पे आना है तो आना ही है, उसमें ना कोई मॉडर्न का लेना देना है ना कोई आयुर्वेद का लेना देना है। बच्चा जिस तरीके से पैदा होकर के आएगा 9 माह के बाद, आज भी उसका टाइम पीरियड वही है, सदियों से वही चला रहा है और वही चला रहेगा। अगर उससे पहले होगा तो प्री मैच्योर बेबी होगा, और अगर 9 महीने क्रॉस कर गए तो माँ को चिंता हो जाती है या परिवार को चिंता हो जाती है कि बच्चा हो क्यों नहीं रहा। तो उसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर प्रसव करवाया जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो प्रसव करवाया जाता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं हो जाए इसको। तो इस दौरान माँ को बहुत सावधानी से अपने बच्चे को की दिनचर्या के हिसाब से खाना पीना करना चाहिए। आपने जो भी ये सब कुछ बताया उसमें मुझे बहुत कुछ हद तक समझ में आ गया, पर मैं चाहती हूँ कि एक बार आप प्रेगनेंसी से लेके पूरे 9th मंथ तक कुछ ऐसी 3 टिप्स दें जिसमें सूक्ष्म रूप में बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले ऐसा उन्हें जो जैसे ही उसको प्रेगनेंसी का पता चले वो अपने खाने पीने पर ध्यान दें, और मैं ये भी कहूँगा कि शुरुआत में वो इंटरकोर्स से बचे। उसके बाद में अपनी डाइट का प्लान करें। डाइट प्लान के बाद में एक और चीज़ जो मैं इसमें बताना भूल गया, अगर बच्चे को संस्कारित करना है तो अपने हाव भाव बदले, अपने मनोविचारों को बदले। जिस किसी भी ईश्वर का वो ध्यान करती है, जैसे संस्कार बच्चे को देना चाहती है, उस तरीके की उसके अपने सोच विचार के साथ में अपनी दिनचर्या का पालन करे तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। और एक जो अंतिम चीज़ ये है कि अगर बच्चे को आपको स्वस्थ बच्चे के साथ में एक जीनियस बच्चे को पैदा करना है, तो आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी, रानी मदालसा की कहानी सुनी होगी। चूँकि इतना बड़ा वीडियो मैं नहीं बना सकता, बता नहीं सकता जवाब कि रानी मदालसा कौन थी, उसको आप पढ़िए। सुनीता भी। आप अपने हिसाब से अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं। आपको कैसा बच्चा चाहिए, उसको संस्कारित करने के लिए आपको अपने विचार को, अपने माइंड को वैसा ही सेटअप करना चाहिए। ये क्यों, मैं उनका नाम बाद में बता पाऊँगा आपको, परंतु उनके पिताजी की इच्छा थी कि मेरे जो बच्चा पैदा हो बैडमिंटन का प्लेयर हो। जब उनको पता लगा कि उनके घर में 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने पूरे एनवायरनमेंट को बैडमिंटन जैसा बना दिया। टेनिस या बैडमिंटन से संबंधित है। तो वो जो बच्चियाँ हुई उसके बाद में वो आज भी स्टार बनी। तो
इसी सिलसिले को जारी करते हुए कि जब हम खाने पीने की बात पे आ रहे हैं और 9 महीने के बाद भी जो हमारा जापा पीरियड होता है उसमें भी खाया जाता है, लेकिन उस दौरान मेरा मेन सवाल ये है कि जब खाने की बात चल रही है तो हमारे शरीर में वात, कफ और पित्त, ये तीनों चीज़ें होती है। और बहुत सारी जगह से भी क्वेश्चन, और मेरा पर्सनल भी आपसे क्वेश्चन है कि हम अपने शरीर में कैसे पता करें कि वात, कफ और पित्त हमें, इन तीनों में से हमें क्या चीज़ है, तो इसको कैसे एनालिसिस करके हम बताएं कि क्या है हमें इनमें से। देखिए, आपका ये जो प्रश्न है आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, ये थीम है आयुर्वेद की। बिल्कुल। और अगर आज की भाषा में बोलें तो ये हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी का एक टूल है। बच्चे इसको इस भाषा से समझें कि बॉडी का टूल है, वात, पित्त और कफ। ये बॉडी को धारण करने वाले 3 स्तंभ हैं हमारी भाषा में। वात, पित्त, कफ से ही पूरे शरीर को मेंटेन किया जाता है। वात, पित्त, कफ को बैलेंस में अगर है तो आपका शरीर ठीक है। अगर इसमें से एक भी, वात या पित्त या कफ, किसी एक का कम होना या किसी एक का ज़्यादा होना, ये बीमारी को पैदा करता है। अब चूंकि ये बहुत बड़ा विषय है, वात, पित्त, कफ एक बहुत बड़ा विषय है, इसको समराइज नहीं किया जा सकता। फिर भी संक्षेप में इतना सा मैं कह सकता हूँ कि हमारे शरीर में जो चेष्टाएँ होती हैं, संचरण का जो काम होता है, वो वायु की वजह से होता है। जैसे आप समझिए, एक मोबाइल आपने ऑन किया और वो कहीं गया दूसरे पे, तो किसके माध्यम से गया? वो वेव के माध्यम से गया। तो वेव किसके थ्रू गई? वायु के थ्रू। तो इसी तरीके से हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है, जिसमें महत्वपूर्ण है प्राणवायु। हृदय प्राणों, हृदय में प्राणवायु है। इसी तरह से प्राण, अपान, अपान, समान, व्यान, बोलने का काम, चेष्टा का काम, कोई भी चीज़ करने का काम, किसी भी चीज़ को सर्कुलेशन करने का काम, और संक्षिप्त में अगर कोई नर्वाइकल जो चीज़ है, वो सारे काम वायु के द्वारा होते हैं। शरीर में मैं बहुत संक्षिप्त में आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपके ऑडियंस समझ पाए। पित्त का मतलब हमारे शरीर में जो पाचन करने का काम है या हीट है बॉडी में, वो पित्त का काम है। आपने कोई भी चीज़ खाई और वो पच करके उसका रस बना, रक्त बना, मांस बना, ये सारे जो सिस्टम चेंज होंगे, ये पित्त से होंगे। पित्त भी 5 ही तरह का होता है, जो बहुत बड़ा है, कभी विषय पे बात करेंगे। इसी तरह से कफ, हमारे शरीर में जो स्लेविश पार्ट है, जो चिकनाई है, मसल्स में जो चिकनापन है, ये सब कफ की प्रकृति से होता है। अब हम कैसे समझें कि हमारी प्रकृति कौन सी है? तो मान लो रूखापन हमारे शरीर में है, अगर हमारे जॉइंट्स में पेन है, अगर हमारे शरीर में कोई नर्वाइकल डिजीज़ हमको फील होती है, कहीं दर्द फील होता है, तो आप समझ जाइए कि ये हमें वात की प्रकृति है, मुझे वात दोष है। हम पे भी अगर कोई पेशेंट आते हैं तो हम कहते हैं भाई तेरा वात बिगड़ा हो, या तेरे को वातिक रोग हो गया, संधिशूल हो गया, जॉइंट्स में पेन हो गया, तुम्हारे अभी कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस होगी, तुम्हारे सर्वाइकल हो गया, कहीं न कहीं तुम्हारा प्रेशर आ गया, तुम्हारी प्रॉपर बॉडी में संचरण नहीं है वायु का। ठीक है? अगर मान लो किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल होगी तो ये बोलेंगे भाई तुम्हारे वायु का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वायु, ये तो मॉडर्न भाषा में आ गया, वायु रुक गई। यही पित्त का है। अब आप इसको समझेंगे, आपके गर्भिणी से इसको जोड़ देते हैं कि अगर किसी महिला को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, खट्टी डकारें आ रही है, जलन आ रही है, यानी उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, यानी उसका पित्त बड़ा हुआ है, पित्त कमजोर है। या ये समझ लीजिए कि हमारी एक अग्नि होती है जिसको बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि पित्त का ही स्वरूप है शरीर के अंदर, जो उसको पाचन करके पित्त को परिवर्तित करती है। वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर अग्नि ठीक नहीं है, पित्त ठीक नहीं है, तो हमारे शरीर का खाया हुआ जो पार्ट है वो अपक्व रस बनेगा। वो जो कच्चा रस बनेगा वो आम दोष पैदा करेगा। आम दोष पैदा होने से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर ये एक्सेस बन गया तो एसिडिटी के रूप में आ गया। आपने देखा होगा किसी को रात को जी मिचलाता है, उल्टी होती है, खट्टी डकारें आ रही है, नींद नहीं आ रही, हार्ट बर्निंग हो रही, ये पित्त के लक्षण हैं। और अगर ये कम हो गया पित्त, तो उसको भूख नहीं लग रही। बहुत से पेशेंट आपको बोलेंगे सर मुझको तो भूख ही नहीं लगती, मेरा खाने का उसका पित्त कम है, पित्त उसका कम हो गया। अब आपको आपके नुस्खे में क्या देना है? सौंठ, काली मिर्च, पीपल, जिसको हम बोलेंगे त्रिकटू। तो प्रेगनेंसी में अलाउड होता है? प्रेगनेंसी में भी अगर सौंठ, काली मिर्च, पीपल, ये तो हमारी रेसिपी है मसालों की। अगर आप इनका यूज करोगे तो उसको भूख लगेगी। इससे उसके फीटस पे या गर्भ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे सर, मैम जैसे ही मेरे बच्चा पेट में, मुझे भूख नहीं लगती या मुझे पचता नहीं है, तो आपको उस समय कोई नुस्खा देना है तो पचाने वाला, जैसे पीपल, पिपलामूल, विचित्रक सौंठ, जिसको हमारी भाषा में पंचकोल बोलते हैं, इसका चूर्ण आपको देंगे। या दूसरी रेसिपी, जैसे मान लो हमने कोई चूर्ण बना के दिया, जैसे दाड़म का चूर्ण दिया हमने, कोई लवण के साथ में कोई चूर्ण दिया, तो जिससे उसका हाजमा ठीक हो पाए। ये पित्त। और कफ का मतलब, कफस प्रकृति में, जैसे आपको खांसी होगी, खांसी आप करते हो, आपको लगता है कि मेरी छाती बहुत बुरी है, बार बार मुझे जाना पड़ता है और मुझे कफ आ रहा है बहुत ज़्यादा,
ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, जो मीठी चीज़ें हैं, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, ये कफ को बढ़ाती हैं, हमको उनको कम करना पड़ेगा और कफ को ख़त्म करना पड़ेगा, तो हमारा कफ ठीक हो जाएगा। शरीर में अगर वज़न बढ़ता है, शरीर अगर मेदस्वी होता है, अगर फैट हमारी बॉडी में कहीं बन रही है, तो वो कफस प्रकृति है। अगर आपके शरीर में आलस्य है, अगर आपको नींद बहुत आती है, अगर आपको काम करने का मन नहीं रहता है, ये कफस प्रकृति है। अच्छा। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं बार बार, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा कुछ हो जाएगा, सर फट जाएगी, ये वातिक प्रकृति है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत गुस्से के साथ में आप शरीर में अगर खून का दौरा ज़्यादा हो गया, चेहरा लाल पड़ गया और आप अपने आप को शांत नहीं कर पाते हो, तो ये लगता है कि वात और पित्त दो का बिगाड़ हो गया। अच्छा, एक साथ दोनों एक का? साथ दो भी बिगड़ते हैं। ठीक इसी तरीके से बीमारियों में भी ये बिगड़ते हैं कि कहीं दो दोष प्रधान बीमारी होती है, कहीं एक दोष प्रधान बीमारी होती है, कहीं वात बढ़ गई तो साथ में पित्त भी शामिल हो गया, कहीं पित्त नहीं तो वात कफस खांसी हो गई, कहीं पित्त कफस खांसी हो गई। तो इस तरीके से हम इसको साधारण रूप में वात और पित्त को समझ सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी 9th मंथ वाली जर्नी। अब बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि डिलीवरी के बाद में जो एक आयुर्वेद के हिसाब से हम उसको सूतिका परिचय कहते हैं, या जो ट्रेडिशनल भाषा में हम उसको जापा पीरियड भी कहते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक बेस बना हुआ है कि जो डिलीवरी के टाइम के जो 40 दिन होते हैं वो हमारी आगे की 40 साल की लाइफ को डिसाइड करते हैं। और बहुत कंट्रीज़ में, बहुत सभ्यताओं में इसको आज भी मान्यता मिल रही है और इसको प्रॉपर तरीके से इसका उसको बढ़ावा भी मिल रहा है। तो क्या ये सही है बिल्कुल कि ये जो 40 दिन है वो 40 साल की लाइफ को किस तरह से डिसाइड करते हैं? देखिए, ये जो विषय है आयुर्वेद का ही विषय है। गर्भाधान संस्कार के बाद में गर्भिणी परिचर्या और प्रसूता परिचर्या एक सीधा सा है कि एक बच्चा जब पैदा होता है, एक माँ एक स्वस्थ शिशु को पैदा करने के बाद खुद का भी जन्म करती है। आजकल ये माँ की मृत्यु दर बहुत कम हो गई, मॉडर्न साइंस की वजह से, खाने पीने की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से। जब एक बच्चा जन्म लेता है, माँ का जन्म भी उसके साथ ही पुनर्जन्म होता है, कहा जाता है। पुनर्जन्म होता है, अन्यथा बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं कि गर्भधारण के दौरान माँ की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जो गर्भाशय है वो एक गुब्बारे नुमा आकृति में आकर के जब वो अपने पूरे हाई टेंशन में आ जाता है, पूरे पुल आउट में आने के बाद में, प्रसव के बाद जब वो नॉर्मल पोजीशन में आता है तो उसको करीब करीब 40 दिन लग जाते हैं। पहला तो ये। दूसरा बात, जब बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है उसके बाद में हमारे गर्भाशय की जो सफाई होती है, उसके दौरान जब प्रसव के बाद में उसको जो ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग का पूरा पार्ट क्लियर होने में सारा लगभग उसमें कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तीसरा जो मोटा विषय है कि हमारे पीछे जो रीढ़ खंभ की हमारी संरचना है, जिसमें अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो त्रिकास्त्री और अनुत्रिकास्त्री, सैक्रम और जो टेल बोन है हमारी, वहाँ का हिस्सा, जब ये जो हमारी श्रोणी गुहा ऐसे बोलते हैं, एक बच्चे के पैदा होने के बाद ये पिछला हिस्सा लेडीज़ का इस तरीके से खुलता है बच्चे को कैपेसिटी देने के लिए। अच्छा। तो मोस्टली लेडीज़ जो प्रेगनेंसी के बाद में ये शिकायत करती है कि मेरे पीछे दर्द रहता है, बैक पेन की। ये जो हमारी श्रोणी गुहा का पिछला हिस्सा है जो मैं बता रहा हूँ आपको, त्रिकास्त्री, अनुत्रिकास्त्री, सैक्रम और कोक्स बोन इसको बोलते हैं, ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने में 30 से 40 दिन का समय लगाती है। तो 3 चीज़ों पे हमारा फोकस हो गया। गर्भाशय की सफाई होने के बाद में नॉर्मल पोजीशन में आना, उसका ब्लीडिंग प्रोसेस बंद होना, और ये जो हड्डी का जो गैप बना था हमारा, श्रोणी गुहा इसको बोलेंगे, इस श्रोणी गुहा को वापस अपनी कंडीशन में आने के बाद में 40 दिन का समय लगता है। नॉर्मल पोजीशन में जब महिला आती है तो लगभग ये जो 40 दिन इम्पोर्टेंट होते हैं। उसकी बॉडी में जो भी चेंजेज हुए हैं, उन परिवर्तनों को वापस से समूल पुराने रूप में लाने के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन लिखी हुई है, जिसको हम गर्भिणी के बाद में जो प्रसूता दिनचर्या के अंदर आती है। शुरू में जैसे ही बच्चा डिलीवर्ड होता है, माँ का गर्भाशय पूरी तरह से क्लीन हो जाए, इसके लिए हम उसको दशमूल का क्वाथ या दूसरे महारासनादि क्वाथ, या जैसे आप उसके अंदर अजवाइन देते हैं, सौंठ खिलाते हैं, फिर बाद में लोध खिलाते हैं, कुछ जगह सुपारी वगैरह का भी उसमें प्रचलन है, बतीसा का, आपका जो बतीसा का नुस्खा है वो है। ये सारी चीज़ें उस बच्चेदानी को अपने नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए होती है। फिर इसी प्रक्रिया के दौरान जब तक बच्चा माँ का फीड लेता है, तब तक शुरू में 3 महीने तक महिला को आर्तस्राव या मेंसेस रेगुलेशन नहीं होता। किन्हीं किन्हीं महिलाओं के 6 महीने और किन्हीं किन्हीं को तो साल भर तक पीरियड्स नहीं आते।
ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इन हार्मोनल चेंजेस को प्रॉपर तरीके से लाने के लिए जो आयुर्वेद की जो मेडिसिन है, जो आपके नुस्खा के द्वारा दी जाती है, वो दे आर नॉन हार्मोनल मेडिसिन्स। अगर आप अजवाइन के विषय में समझना चाहते हैं तो अजवाइन का बॉटनिकल नेम क्या है, दूसरा इसका नेम क्या है, इसका कौन सा पार्ट एक्टिव और किस तरीके से इस पर वर्क कर सकते हैं, इसको हम आगे आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अभी पूरा ज्ञान इसका उपलब्ध है, सौंठ के बारे में जानकारी है। तो ये जो हमारे पुराने जो सिस्टम थे महिलाओं के, महिला अगर एक बच्चे को जन्म देती है आज भी, मैंने पहले भी कहा है कि प्रकृति ने मानव शरीर को नहीं बदला है, मानव ने अपनी सुविधाओं को बदल के जीवन को बहुत आसान बना लिया है। प्रकृति वही है। बच्चा पैदा होने के बाद में अगर उसको अच्छा सा दूध मिले माँ का, जिसको हम स्तन्य कहते हैं, तो उसके लिए उसको शतावरी का चूर्ण देना आवश्यक है। अगर किसी महिला का स्तन्य दूषित हो गया, बच्चा दूध पी रहा है, आपने सारे नुस्खे दे रखे, उसके बावजूद भी बच्चा बीमार है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि माँ के मिल्क में या माँ के दूध या स्तन्य में तो कोई खराबी नहीं आ गई जिससे बच्चे को पच नहीं रहा। इस स्थिति में मैंने यूरोप में जब यूरोप की जो स्टडी करी है, वहाँ की महिलाओं को इसका बहुत अच्छा ज्ञान है। वो बच्चे को डिलीवर करने के बाद में वही फूड खाती है जिससे बच्चे के एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ऐसा उनको पूरा इस बारे में समझाया जाता है, जैसे मान लीजिए हम चने की दाल अगर किसी महिला को खिलाते हैं डिलीवरी के बाद में, तो उसको निश्चित रूप से बच्चे के पेट में गैस बनेगी। आज भी हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं कि बच्चा कहीं गया नहीं, 1-1.5 महीने का बच्चा है, उसको जुकाम खांसी हो रही है, बिल्कुल बच्चा कहीं नहीं गया, बच्चा पूरी तरह से अपने माँ के पास है, सेफ है घर पे, उसको खांसी तो हो गई, तो हम सबसे पहले देखते हैं उसकी माँ को खांसी तो नहीं। अगर बच्चे की माँ को जुकाम खांसी है तो हम कभी भी बच्चे का इलाज नहीं करते, हम बच्चे की माँ को ही खांसी जुकाम ठीक होने की दवा देंगे, तो बच्चा अपने आप से ठीक होता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। यानी बच्चे का पोषण किसके थ्रू हुआ? माँ के दूध के थ्रू। बच्चे को मेडिसिन किसके थ्रू गई? माँ के थ्रू। इसका मतलब ये जस्टिफाई हो गया कि माँ जो खा रही है वैसा प्रोडक्शन कर रही है बच्चे को दूध के रूप में। और अभी तो ये कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना, उसमें सारी न्यूट्रिशन है। तो ऐसी कंडीशन में जो माँ का आहार है, जो फूड है, वो इस तरीके का हो कि बच्चे को पूरा पोषण मिले। एक बात। दूसरी बात, महिला के गर्भाधान के दौरान या गर्भधारण के दौरान जो शारीरिक चेंजेस हुए थे वो नॉर्मली उसी कंडीशन में आए और उसको वापस से मेंसेस वगैरह का जो साइकिल शुरू हो, इस प्रक्रिया के लिए लगभग इसमें 40 दिन या 40 से अधिक भी दिन लग जाते हैं। इसलिए इसका ये महत्व बहुत अधिक है और हम तो ये रिकमेंड करते हैं कि इन 40 दिनों के अंदर जो हमारा पुराना जो सिस्टम रहा है गाँव का या आज भी, कि जैसे डिलीवरी होती थी हमारे यहाँ जलवा पूजन का विधान था, तो 30 से 40 दिन पहले उस जो महिला जिसने बच्चों को जन्म दिया उसको बाहर नहीं निकलने देते थे, उसको उसी एनवायरनमेंट में रखते थे। एक अलग से उसका घर होता था प्रसूति का, जिसमें वो अपने बच्चे के साथ रह करके उसको प्रोटेक्ट रखती थी बाहर के जीवाणुओं से या दूसरे इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो वो प्रक्रिया आज भी होनी चाहिए और उसको देखते भी हैं लोग। और अब तो धीरे धीरे ऐसे देखने में आता है कि ये जो चीज़ें जो आपके दादी माँ के नुस्खे हैं, ये आज आपका नुस्खा जो चल रहा है, नुस्खा किचन का जो इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि नई पीढ़ी में ऐसी माएँ नहीं बची जो ये जानती हों कि उसको क्या खिलाना है जापे के बाद। तो इस दिशा में नुस्खा किचन बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये उसी चीज़ को, वही ट्रेडिशनल चीज़ें आप जो सब लोगों को बता रहे हैं और उससे सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि उससे नई जनरेशन आपसे जुड़ रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको और अच्छी तरीके से पूरे शुद्ध रूप में लोगों को दें, जिससे एक स्वस्थ संतति के साथ में हमारा भारत आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपका ये कहना था कि 40 दिन 40 साल को कैसे डिसाइड करें, ये अगर देखा जाए तो वास्तव में कहावत है कि आपने एक बच्चे को जन्म दिया, एवरेज एज बच्चे को पैदा करने के लिए 22 से 28-30 साल पहले हुआ करती थी। अब ये आयु थोड़ी बढ़ गई, तो वो आयु आपको 40 साल बढ़ानी है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि एक महिला को लगभग 40 साल तक पीरियड्स का रेगुलेशन रहता है, यानी उसको जो मासिक धर्म है 40 साल तक बिल्कुल ठीक से आता है। 40 साल के बाद में जो मेनोपॉज की कंडीशन है, रजोनिवृत्ति की स्थिति आती है, वो स्थिति शुरू हो जाती है। तो हमारा अगर देखा जाए तो हार्मोन्स का बैलेंस ठीक रहे, इसके लिए और महिला स्वस्थ रहे और या दूसरा प्रसव कर पाएँ, उसके लिए वो उसकी जो शारीरिक स्थिति उसी तरीके से बने,
तो इसलिए शुरू के जो 40 दिन होते हैं उनमें अगर हमने सारी प्रिकॉशन डाइट ले ली तो महिला 40 दिन यानी 40 साल तक के लिए सुरक्षित हो गई, ऐसा एक कहने में आता है। परंतु वो 40 साल से अधिक भी सुरक्षित रहती है, क्योंकि वृद्धावस्था में जाकर के महिलाओं को कमर का दर्द शुरू होता है, पीठ का दर्द शुरू होता है। कहने में महिलाएं कहते हैं साहब मेरी डिलीवरी सिजेरियन से हुई इसलिए मेरे दर्द हो रहा है। अगर उसने ये सारे प्रिकॉशन लिए होते तो शायद उसको तकलीफें नहीं होती। तो ये 40 दिन और 40 साल के जो है कहावत इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये तो सही है कि जब जब हम जैसे बहुत बार सुनते ही हैं कि आपने भी बताया कि जब सूती का परिचय का टाइम होता है या जो जापा पीरियड होता है उसमें अजवाइन का क्या महत्व है, सौंठ का क्या महत्व है। और ये हमारा सदियों से चला हुआ आ रहा है कि जब जन्माष्टमी होती है तो आज भी हमारे यहाँ यशोदा जी के लिए भोग के लिए अजवाइन वगैरह तैयार होती है। बिल्कुल, तो ये तो है कि हाँ, जब हमारे ऊपर से भारतीय संस्कृति में कि हमारे भगवान ने खाया तो हम क्यों नहीं खाएंगे, कि कहीं ना कहीं से कुछ बन के आया हुआ ही है, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये है कि इन सब के बाद में भी बहुत सारी बच्चियों के या ये कह सकती हूँ कि मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन है कि इन सब के बाद भी बहुत सारी बच्चियाँ मानसिक स्थिति से भी गुजरती है, तो उनके लिए कोई ऐसा कुछ है कि उसका कुछ रिलैक्सेशन के लिए कि हाँ वो कहीं ना कहीं जाके कि वो ठीक रहे, कुछ का जापा पीरियड कुछ ऐसा निकल जाता है तो बाद में हम कुछ 40 दिन बाद या 50 दिन बाद या 2 महीने बाद उनको ऐसा क्या दें जिससे वो बेटर हो सके। हम नहीं चाहते कि वो 40 दिन तो हम 40 साल कवर नहीं कर पाए, लेकिन अब कुछ उनको ऐसा दिया जाए कि आगे की लाइफ उनकी थोड़ी मतलब बहुत हद तक हम उनकी सुधार सके। ये ठीक बात है, परंतु जो शुरुआत के 40 दिन हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि डिलीवरी के बाद में 5 से 7 दिन तक गर्भाशय से ब्लीडिंग होती है। अगर वो ब्लीडिंग पीरियड उसमें निकल गया 10 दिन में, मान लीजिए 40 दिन निकलने के बाद में भी किसी महिला को गर्भाशय से रक्तस्राव होता है, उस सूरत में उसको वही गर्भाशय शुद्धि वाली दवाइयाँ या आपके नुस्खे देने चाहिए। अगर उसको गर्भाशय शुद्धिकरण हो गया पर उसको कमर में दर्द फील होता है, उसको लेजीनेस फील होता है, उसको अगर भूख नहीं लग रही है तो उसको भूख लगने के लिए जो पिपला मूल वगैरह है उसको दीजिए। अगर उसको थकान कमजोरी लगती है तो उसको शतावरी, अश्वगंध या ब्राह्मी, अगर उसको स्ट्रेस है तो ब्राह्मी या शंखपुष्पी, ये दूसरी चीज़ें दीजिए। अगर उसको दिक्कत है फीडिंग में तो उसको शतावरी दीजिए, उसको अश्वगंधा दीजिए। ये 40 दिन के बाद में भी दिया जा सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ लगभग 6 महीने तक आप उसको कुछ न कुछ ऐसी औषधि या ऐसे नुस्खे देते रहिए जिससे उसके बच्चे को भी उसका पोषण होता रहे और माँ का भी पोषण होता रहे। यहाँ तक तो ठीक हो गया कि हम सब कुछ केयर कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे सामने आज की जनरेशन के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि पुराने टाइम में या जो हमारी जनरेशन थी उस टाइम तक तो हमने पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहीं नहीं सुना था, क्योंकि वो उस समय नानी दादी का, माँ का या जॉइंट फैमिली होती थी, उसका सपोर्टिंग सिस्टम अलग होता था पालने का। अब जो है हर दूसरी या तीसरी लड़की को ये सुनने में आ रहा है कि मुझे मैम पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया। तो इसका मेन रीज़न क्या है? देखिए, पोस्टमार्टम डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो कारण है एकल परिवार। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रहते, सर्विस करते हैं। सरकार ने व्यवस्था करी उनके प्रसूति के बाद में लीव देने की, वो लीव खत्म हो गई, पर घर में ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है जो उनके साथ में आ सके और बच्चे को रख सके। और बच्चा जो प्रकृति से पैदा हुआ वो अपनी एक प्रकृति लेके पैदा हुआ है। देखने में आता है बच्चे दिन में सोते रात में जगते। बिल्कुल, ऐसा पहले भी होता था, ऐसा आज भी होता है। बच्चा बार बार सुसु करता है, बच्चा रात में पोटी करता है, बच्चे का पेट ठीक नहीं है, बच्चे की दूसरी समस्या है, इसकी वजह से माएँ स्ट्रेस में आ जाती है। कुछ ये भी हो सकता है कि आपका जैसे खाना पीना चेंज हुआ, आपकी प्रकृति अलग खाने पीने की रही है, न्यू जनरेशन की खास तौर से, और अब आप उनको कड़वा मीठा खट्टा सारा तरह का खाना खिला रहे हैं तो वो उसको पसंद नहीं करती, स्ट्रेस में आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बच्चे का पिता जो है वो अगर उसकी माँ को सपोर्ट नहीं करता है तो उसको ज़्यादा स्ट्रेस होता है। पहले बड़े परिवार में 5 लोग 10 लोग रहते थे, बच्चे को खिला लेते थे, माँ को फ्री कर देते थे। अब पूरा का पूरा दबाव जो आज के हमारा जो कल्चर है, मल्टी कल्चर है, बड़े शहरों का जो कल्चर है, मेन माँ के ऊपर ही रहता है कि ये माँ का काम है। तो उसके दबाव की वजह से वो अपने आप को इल फील करती है। और चूंकि अगर किसी ने पहली बार बेबी डिलीवर किया है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता बच्चा बड़ा करने का, तो बार बार भ्रमित होती रहती है और कुछ जो ज्ञान वो आधा अधूरा ज्ञान कहीं से लेती है तो वो उसके लिए और परेशानी का कारण बन जाता है। इसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाती है। अब बच्चा है तो चूंकि माँ है तो माँ को तो बहुत से स्ट्रेस साथ लेके चलने ही पड़ेंगे और उन स्ट्रेस को माँ को आदत में डालना पड़ेगा। बच्चा है, आपका बच्चा है, आपका ही वो स्तनपान करेगा,
तो उसको पिलाना ही पड़ेगा, उसका नैतिक दायित्व है बच्चे का दूध पीने का। तो नींद खराब होगी तो होगी। तो माँ की जो गरिमा बढ़ी है, माँ का इतना बड़ा जो स्थान दिया है, वो शास्त्रों ने इसीलिए दिया है कि भाई प्रत्यक्ष देवता माँ ही है, वही बड़ा करती है, वही परेशान होती है उसके लिए, पिता इतना परेशान नहीं होता। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए ये कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके अपने आप को समझाना पड़ेगा कि नहीं, मैंने बच्चा एक बड़ा किया है, बच्चा पैदा किया है, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ में होंगी। तो उससे उसकी आधी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और आधी परेशानियों को दूर करने के लिए हमें आपको बताया कि उसको शंकुष्मी, शतावरी, जटामांसी, मालकांगनी, इस तरीके की जो हमारे घटक द्रव्य हैं, इनसे बनी हुई कुछ चीज़ें खिलाइए, तो उसका स्ट्रेस ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा है तो मदर को मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए कि इन चीज़ों का मेरे को सामना करना ही है। हाँ। पर नो डाउट मैं ऑडियंस में सबको कहना भी चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट तो ज़रूरी है ही है उनके लिए। देखिए, जो आपने स्ट्रेस की बात कही है माँओं के लिए कि माँ स्ट्रेस में रहती है, तो ऐसी स्थिति में मैं उन पिताओं से, या जो अभी हमारे नए बच्चे जो पिता बने हैं, नए-नए उनका अनुभव है, उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी अपने बच्चे के प्रति पूरा समय दें, और उस समय के साथ में बच्चे से भी आप अपना प्यार बढ़ाएँगे। और जैसा देखने में भी आता है आजकल, थोड़ा-सा ये चेंज भी हो रहा है। और आपकी जो पत्नी है, बच्चे की माँ है, उसको थोड़ा-सा रिलैक्स दें। अगर आपका बच्चा रात में जगता है तो भई आप भी उसको लेकर के थोड़ी देर घूमिए, खिलाइए, जिससे आपकी पत्नी की नींद पूरी हो सके और उसको भी ये लगे कि हाँ, नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा पति भी मेरे साथ में है। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, और जितनी भी हमारी ऑडियंस है उनको शायद आज बहुत कुछ सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। लेकिन आज मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे ये भी है कि आप नुस्खा से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, और नुस्खा एक बच्चे के रूप में हुआ था और धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, तो आप नुस्खा को किस तरह से देखते हैं? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपके पास। देखिए, पर्सनल क्वेश्चन है। नुस्खा आपने नाम दिया है, और आपने जो नुस्खे को लिया है, और ये सबसे बढ़िया जो इसका एडवांटेज मुझे मिला है, और देख कर के मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारी जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के जो बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो इसके बारे में कुछ समझते नहीं है, जानते नहीं है, वो ये नहीं कहते क्या होता है जापे के बाद में, क्या चीज़ खानी, कुछ नहीं खानी। उसके बाद में जब उन बच्चों को ये लगा, उन्होंने अपनी साइड को देखा, इसको पसंद किया, आपसे क्वेश्चन किए, और जब कुछ लोगों ने लिया, तो मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि इसकी माउथ पब्लिसिटी इतनी अधिक हुई है कि आपके लोग जो जुड़े हैं माउथ पब्लिसिटी से जुड़े, और नुस्खा के बाद में जो शिशु को एक अच्छा आप स्तनपान करवा पा रही हैं और एक स्वस्थ संतति को बड़ा कर रही हैं, जो जीनियस पर्सन हमारे बच्चे बनेंगे। और माएँ जो पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी के बाद में, डिलीवरी के बाद में जो चीज़ें खा रही हैं, उनसे उनका हेल्थ का जो फिगर वापस से बन रहा है। पहले ये एक गलत फिनोमेना था, एक गलत लोगों की धारणा थी कि ये चीज़ें सौंठ, अजवाइन और ये खाने से हमारा शरीर फूल जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। ये सारी चीज़ें खाने के साथ में अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल नियमित रूप से स्तनपान कराती हैं, तो आपका शरीर और फिगर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस काम की मुहिम आपने जो छेड़ी है, ये बहुत अच्छी है, और ये दिनों दिन प्रगति करे। ये नुस्खा छोटे से रूप एक बड़े बैग का और बहुत बड़े बैलून का आकार ले, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू। आज मुझे लगता है कि मोस्टली मैंने प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी को लेके डॉक्टर साहब के साथ बहुत सवाल जवाब कर लिए हैं, और मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ जवाब मिल गया होगा। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर कहीं आपको कुछ ऐसा लगे कि आपके कुछ क्वेरी बाकी है या कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप नोटिस पे करें। और मैं चाहती हूँ कि इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सब लोगों के लिए पार्ट 2 जरूर लेके आऊँ।